उसका घर। बहुत अजीब थी वो सुबह। आवाज रहित सुबह, सब कुछ खामोश, भयानक सन्नाटा, किसी तरह ही आवाज का नामोनिशान न था। उसने हथेलियां रगड़ी, सर्दी के लिए नहीं, सरसराहट की आवाज के लिए। खिड़की खोली, सोचा हवा के झोंके से ही कोई आवाज हो सकती है। लकड़ी के फर्श पर भी थपथपाया कि आवाज तो हो, कुछ भी, कहीं से सुनाई तो पड़े। पेड़ भी सुन्न खड़े थे, आवाज रहित। उसने अपनी घंटी बजाई, थोड़ी आवाज हुई, आवाज होती थी, मर जाती थी, कोई अनुभूंज नहीं बचती थी। ये कैसे पेड़ थे, कैसी हवा थी, हरकत रहित जिसमें न सुर न ताल। उसने खांस कर देखा, खांसी भी मर गई थी, जैसे प्रेरणा, उसकी दोस्त, अब उसकी कभी आवाज नहीं आएगी। वो क्या गई, मानो सब कुछ अचानक मर गया हो। ये सोचकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। शायद वो प्रेरणा की मौत की खबर को सहन नहीं कर पा रहा था। पिछले सप्ताह ही तो मिली थी उसे वह, अब तक तो अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। हैरान था वो खुद पर, अब तक हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया उसके घर जाने की। शायद लोगों को उसकी मौत का मातम मनाते देख नहीं सकता था, या फिर प्रेरणा की छवि जो उसके जेहन में थी उसे संजो कर रखना चाहता था। अंतिम संस्कार हुए 4 दिन हो चुके थे। तैयार होकर उसने गैराज से कार निकाली और भारी मन से चल दिया। रास्ते भर यही सोचता रहा, वहां जाकर क्या कहेगा। आज तक वो किसी शोकाकुल माहौल में गया नहीं। वो नहीं जानता था कि ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। यही सोचते सोचते प्रेरणा के घर की सड़क भी आ गई। उसका दिल धड़कने लगा। दोनों ओर कतारों में पेड़ थे। उसका मन तो धुंधला था ही, धुंध ने वातावरण को भी धुंधला कर दिया था। उसने अपना चश्मा साफ किया, बड़ी मुश्किल से उसके घर का नंबर दिखाई दिया। घर बहुत अंदर की तरफ था। उसने कार बाहर ही पार्क कर दी। कार से पांव बाहर रखते ही उसके पांव साथ देने से इनकार करने लगे। बाहर लगे लोहे के गेट की कुंडी हटाते ही लोहे के टकराव से कुछ क्षणों के लिए वातावरण में एक आवाज गूंजी। वो भी धीरे धीरे मरती गई। पल भर को उसे लगा मानो प्रेरणा सिसकियां भर रही हो। वहां 3 कारें खड़ी थीं। घर के चारों ओर इतने पेड़ लगे थे कि उसके मन के अंधेरे और बढ़ने लगे। एक भयानक नीरवता चारों ओर घिरी थी। लगता था हमेशा की तरह ब्रिटेन की मरियल धूप कहीं दुबक कर बैठ गई थी। बादल बरसने को तैयार थे। मन के भंवर में धंसता धंसता न जाने कब और कैसे उसके दरवाजे पर पहुंचा। दिल की धड़कन बढ़ने लगी। एक पायदान दरवाजे के बाहर पड़ा था। उसने जूते साफ किए और गहरी सांस ली। उसने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा खुला। शायद लोहे के गेट की गुंजन ने इत्तला दे दी होगी। प्रेरणा के पति ने उसे अंदर आओ। उसने अपना हाथ पीछे करते कहा, आई एम राहुल। प्रेरणा और मैं एक ही कंपनी में काम करते थे। आई एम सुरेश, बैठो। उसने सोफे की ओर इशारा करते कहा। सोफे पर बैठने से पहले राहुल ने नजरें इधर उधर दौड़ाईं और कुछ बिखरी चीजें सोफे से हटाकर बैठ गया। राहुल को विश्वास नहीं हुआ। हैरान था वह, क्या सचमुच ये प्रेरणा का घर है? यहाँ तो उसके व्यक्तित्व से कुछ भी तालमेल नहीं खाता। दीवारें भी सूनी सहमी खड़ी थीं। उन पर न कोई पेंटिंग, न ही कोई तस्वीर। अखबारों के पन्ने, कुशन यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। टेलीविजन व फर्नीचर पर धूल चमक रही थी। बीच की मेज पर पड़े चाय के खाली प्यालों में से चाय के सूखे दाग झांक झांक कर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। हर तरफ वीरांगी थी। लगता था मानो घर की दीवारें तक मातम मना रही हों। दिलों के विभाजन की गंध सारे घर में फैली थी। अचानक उसकी नज़र एक कोने में बैठे 2 उदास कुत्तों पर पड़ी जो सिर झुकाए बैठे थे। शायद वे भी प्रेरणा की मौत का मातम मना रहे थे। राहुल, चाय? नहीं नहीं, चाय की आवश्यकता नहीं। तो मैं पहले ही जाता। सोचा, अंतिम संस्कार के बाद ही जाऊंगा। तब तक लोगों का आना जाना कुछ कम हो जाएगा। वैसे प्रेरणा ने आपका जिक्र तो कभी किया नहीं। हाँ, अगर आप पहले आ जाते तो अच्छा ही रहता। आपका नाम भी उसके चाहने वालों की सूची में आ जाता। सच पूछो तो मैं नहीं था कि हिंदी में कविता और कहानियों की इतनी मांग है। क्या आज के युग में भी सभ्य इंसान हिंदी बोलता या पढ़ता है? प्रेरणा के पति ने बड़े पस्त और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। प्रेरणा तो बहुत अच्छा लिखती थी। उसकी एक एक कविता मन को छू लेने वाली है। व्यक्तिगत दुख सुख व प्रेम के रंगों की सुगंध है। ऐसी संवेदनाएं हैं जो पाठकों व श्रोताओं को आप बीती लगती हैं। आपने तो पढ़ी होंगी? राहुल ने कहा। इतना सुनते ही एक कुटिल छिपी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। उसने राहुल की बात को तूल न देते हुए संदर्भ बदलकर कहना शुरू किया। अच्छा हुआ आप वहां नहीं थे। कैसे बेवकूफ बना गई वो मुझे। मैं जान ही नहीं पाया कि मेरी पार्टनर कितनी फ्लर्ट थी। कितने दोस्त आए थे अंतिम संस्कार के मौके पर। उस वक्त हमारे परिवार का समाज के सामने नजरें उठाना दूभर हो गया था। उम्र भर मना करता रहा, ऐसी प्रेम भरी कविताएं मत लिखो, बदनामी होगी।
लोग क्या कहेंगे, वही हुआ जिसका डर था। लोग कानाफूसी कर रहे थे, बुदा रहे थे, पति है, बच्चे हैं, किसके लिए लिखती थी। इतना कहकर कुछ क्षण वो चुप रहा, फिर बिफरता सा बोला, राहुल, कहीं वो तुम्हारे लिए तो। उसकी जबान बेलगाम चलती रही। राहुल हैरान था, क्या यह वही दरिंदा है जिससे वो एक बार कंपनी के सालाना डिनर पर मिला था। राहुल कसमसाता रहा, तय नहीं कर पा रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। पल भर को उसका मन किया कि उठकर चला जाए, फिर मन को समझाते बुदबुदाया, मैं उसके स्तर पर नहीं गिर सकता। वक्त की नजाकत को देखते वो गुस्से को पी गया। मन में तो उसके आया कि इस पत्थर दिल से साफ साफ कह दे। हाँ हाँ, था रिश्ता, मानवता के रिश्ते को जो नाम देना चाहो दे दो। जीवन का सच तो यह है कि प्रेरणा मेरे जीवन में रोशनी बनकर आई थी और आंसू बनकर चली गई। वहां बैठे बैठे राहुल को 1 घंटा हो चुका था। अभी तक घर में अक्षुब्ध शांति थी। चुप्पी को भंग करते राहुल ने पूछ ही लिया, सर, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। श्रुति तो कॉलेज गई है, रुचि सहेलियों के साथ बाहर गई है, सारा दिन घर में बैठकर करेगी भी क्या। मैं उसकी माँ की मौत को बड़ा मुद्दा बनाकर उनकी पढ़ाई में विघ्न नहीं डालना चाहता। घर को बिखरते नहीं देख सकता। मेरा घर मेरे लिए सब कुछ है। इसे बनाने में मैंने बहुत पैसा और जान लगाई है। प्रेरणा ने तो पीछा छुड़ा लिया है सभी जिम्मेदारियों से। बच्चों की पढ़ाई, विवाह, घर का लोन सब मुझे ही तो चुकाना है। इसके लिए पैसा भी तो चाहिए। वह भावहीन बोलता गया। राहुल ने सब कुछ जानते हुए भी विरोध का नहीं, मौन के हथियार को अपनाना सही समझा। सोचने लगा, जो तुम नहीं जानते, मैं वो जानता हूँ। मैंने ही तो करवाया था प्रेरणा के मकान के लिए इतना बड़ा लोन सैंक्शन। फिर लोन का इंश्योरेंस कराने के लिए उसे बाध्य भी किया। इस सुरेश पाखंडी ने प्रेरणा को बदले में क्या दिया? आंसू, यातनाएं, उम्र भर आजादी से कलम न उठा पाने की बंदिशें। एक मैं ही था जिसे वो पति के नुकीले शब्दों के कनखड़ों से पड़े दाग दिखा सकती थी। उसकी हंसी तक खोखली हो चुकी थी। अक्सर वो कहती थी कि उसे अपना घर कभी अपना नहीं लगा। वो सीखती रही अशांति में भी शांति से जीने की कला। वो खुद पर मुखौटा चढ़ाकर उम्र भर खुद को धोखा देती रही। राहुल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह प्रेरणा की लिखने पढ़ने की जगह देखने को उतावला हो रहा था। अभी तक उसे कोई सुराग नहीं मिला था। कभी बाथरूम इस्तेमाल करने का बहाना करके दूसरे कमरों में झांक कर देखा, कहीं भी स्टडी टेबल दिखाई नहीं दी। राहुल टटोलता रहा। चाय पीते पीते जब राहुल से रहा नहीं गया तो हिम्मत बटोरकर उसने पूछ ही लिया, सर, क्या मैं प्रेरणा का अध्ययन करने का स्थान देख सकता हूँ? I mean, जहाँ बैठकर वो पढ़ा लिखा करती थी। क्यों नहीं, वो व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, आओ मेरे साथ। वो देखो, सामने। उसने गार्डन में एक खोखे की ओर इशारा किया और फिर बोला, वो जो आखिर में कमरा है वही था उसका स्टडी रूम। राहुल भलीभांति जानता था कि जिसे वो कमरा कह रहा है वो कमरा नहीं, 5 गुना 8 फुट का लकड़ी का शेड है। मुर्गी खाने से भी छोटा। शेड को खोलते ही राहुल का दिमाग चक्री की तरह घूमने लगा। शेड के चारों ओर मकड़ी के जाले लगे थे। सीलन की गंध पसरी थी। शेड फालतू सामान से भरा था। उसकी दीवारों पर फावड़ा, खुरपी, कैंची, फॉर्क वगैरह टंगे थे। एक-दो पुराने सूटकेस और पेंट के खाली डब्बे पड़े थे। आधा हिस्सा तो घास काटने वाली मशीन ने ले लिया था, बाकी थोड़ी सी जगह में पुराना लोहे का बुकशेल्फ था, जिस पर शायद प्रेरणा किताबें, पेन, पेपर रखती रही होगी। कुछ मोमबत्तियां और बैटरी वाली हेलोजन की बत्तियां पड़ी थीं। दीवार से टिकी 2 फुट की फोल्डिंग मेज और फोल्डिंग गार्डन कुर्सी पड़ी थी। एक छोटा सा पोर्टेबल हीटर भी पड़ा था। फर्श पर चूहे व कीड़े-मकोड़े दौड़ रहे थे। बिजली का वहां कोई प्रबंध नहीं था। हाँ, एक छोटी सी प्लास्टिक की खिड़की जरूर थी जहां से दिन की रोशनी झांक रही थी। अविश्वसनीय था कि कैसे एक इंसान दूसरे से किस हद तक क्रूर हो सकता है। डरते डरते राहुल ने उससे पूछ ही लिया, भला बिना बिजली के कैसे लिखती होगी? डर भी तो लगता होगा। डर? वो सामने 2 कुत्ते देख रहे हो, प्रेरणा के वफादार कुत्ते। उसकी किसी चीज को हाथ लगाकर तो देखो, खाने को दौड़ पड़ेगे। प्रेरणा के अंगरक्षक या बॉडीगार्ड, जो चाहे कह लो। ये कहावत तो सुनी होगी तुमने, जहां चाह वहां राह। मेरे सामने उसे लिखने की इजाजत ही कहाँ थी। मुझे तो बच्चों की माँ और मेरी पत्नी चाहिए थी, लेखिका नहीं। मैं नहीं चाहता था मेरे घर में कविताओं के माध्यम से प्रेम का इजहार हो। देखो न, अब बेकार है उसकी सब किताबें। कौन पढ़ना चाहेगा इन्हें? बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं। नौकर से कहकर बक्से में रखना ही है। तुम चाहो तो ले जा सकते हो, वरना रद्दी वाला ले जाएगा या फिर मैं गार्डन में लोहड़ी जला दूंगा, उसने क्रूरता से कहा। इतना सुनते ही राहुल की सांस रुक गई। निगाह ठहर राहुल को लगा उसके कानों में किसी ने किरचियां डाल दी हों। राहुल उसे कह भी क्या सकता था, वो प्रेरणा का पति था। बस बड़बड़ाता रहा, जा,
थोड़ा सा दिल खरीद कर ला, कैसा मर्द है, समानता का दर्जा तो क्या, उसे उसके हिसाब से जीने का हक तक न दे सका। तुम क्या जानो कुबेर का खजाना। लेखन का भी एक अनूठा नशा होता है। पत्रिका या किताबों पर अपना नाम देखकर, अपने लिखे शब्दों को देखकर जो शब्द धुएं की तरह मन में उठते हैं और हमेशा के लिए कागज पर अंकित हो जाते हैं, दुनिया में कोई और चीज उनसे अधिक स्थायी नहीं हो सकती। सर, कुछ किताबें तो रख लेते यादगार के लिए। यादगार? बेकार की बातें क्यों करते हो? औरत भी कोई याद रखने की चीज है क्या? हाँ, प्रेरणा ने 2 बच्चियां जरूर दी हैं, उनके लिए मैं आभारी हूँ। जानवर भी घर में रहता है तो उससे मोह हो ही जाता है। राहुल अब वहां पल भर भी रुकना नहीं चाहता था। सोचने लगा, इतनी तौहीन, कठोर शब्दों के बाण। शाबाशी है प्रेरणा को, जो ऐसी बंदिशों व घुटन भरी जिंदगी की रेलपेल से पिसते पिसते भी अपना काम करती रही। भारी मन से गार्डन से अंदर आते आते राहुल का पांव हाल में पड़े एक खुले गत्ते के डब्बे से टकराया, जिसमें से प्रेरणा का सभी सामान और ट्रॉफियां उचक कर झांक रहे थे। लगी तो नहीं तुम्हें? मैं तो इन्हें देखकर आपे से बाहर हो जाता हूँ। नौकर से कहकर इन्हें बक्से में रखवा दिया है। इन्हें कबाड़ी वाले को धातु के भाव दे दूंगा। उसकी हृदयहीन बातें राहुल के हृदय को बींधती रहीं। कितनी आसानी से समेट लिया था सुरेश ने सब कुछ। प्रेरणा की 25 वर्षों की मेहनत के अध्याय को 4 दिन में बड़बड़ाने लगा। हो सकता है प्रेरणा की तरक्की से जलता हो। इसका क्या गया, खोया तो मैंने है अपना सोलमेट। अब किससे करूंगा मन की बातें? कौन सुनेगा एक दूसरे की कविताएं? बहुत रोकते रोकते भी राहुल की आंखें भर आ गईं। राहुल की भराई आंखें देखकर सुरेश का चेहरा तमतमा उठा। भौंहों पर बल पड़ गए, माथे की रेखाएं गहरा गईं। उसके स्वर में कसैलापन झलका। वो बोला, आई सी, राहुल, कहीं तुम वो तो नहीं हो जिसके साथ वो रात को देर देर तक बातें करती रहती थी? आई मीन उसके बॉयफ्रेंड? गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया हो या फिर पंजा डालकर उसका दिल चाक चाक कर दिया हो। प्रेरणा तो उसकी दोस्त थी, केवल दोस्त जिसमें न कोई शर्त, न आडंबर, खालिस अपनेपन की गहनता। प्रेरणा के पास नई राह पर चलने का हौसला नहीं था। उसकी खामोशी शब्दों में परिभाषित रहती थी। ऐसी थी वह। राहुल वहां से भाग जाना चाहता था। वह अपनी खामोश गीली आंखों में चुपचाप प्रेरणा की असहनीय पीड़ा को गले लगाए। उसकी कुर्बानियों पर कुर्बान महसूस करता अपने घर को निकलने की तैयारी करने लगा। उसे संतुष्टि थी कि अब प्रेरणा आजाद है। उसे याद आया, प्रेरणा अक्सर कहा करती थी, भविष्य क्या है मैं नहीं जानती, इतना जरूर जानती हूँ कि सीता सावित्री का जीवन भी इस देश में गाय भैंस के जीवन जैसा है, जिनके गले की रस्सी पर उसका कोई अधिकार नहीं। जैसे ही राहुल अपना पैर चौखट के बाहर रखने लगा, उसने दोनों बक्सों की ओर देखा और सोचा, प्रेरणा की 25 वर्षों की अमूल्य कमाई मैं इस विषैले वातावरण में दोबारा मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। राहुल ने प्रेरणा के पति की ओर देखते इशारे से पूछा, सर, क्या मैं इन्हें ले जा सकता हूँ? शौक से, लेकिन इन कुत्तों से इजाजत ले लेना। राहुल ने दोनों बक्सों को छूते हुए कुत्तों की ओर देखा। कुत्ते पूंछ हिला रहे थे। उसने बक्से कार में रखे। कुत्ते उसके पीछे पीछे कार तक गए, मानो कह रहे हो प्रेरणा का घर तो कभी उसका था ही नहीं।